नमस्कार। बाजार और अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश में हम अक्सर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, पर जैसा जेसन ज़्विग ने कहा है, अतीत के वित्तीय डेटा से आप केवल यही निश्चितता निकाल सकते हैं कि भविष्य हमेशा आश्चर्यजनक होता है। बिल्कुल, और ये उन लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाता है जो सोचते हैं कि वो सब जानते हैं। हाँ, ये बात आज की चर्चा के लिए एकदम सही बैठती है। हम देख रहे हैं सितंबर 2025 की डीएसपी ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट को। जी, ये रिपोर्ट निवेशकों को डेटा और संदर्भ के जरिए बाजार की नब्ज पकड़ने में मदद करती है, और हमारा मकसद है इस रिपोर्ट से जो सबसे अहम जानकारियां हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको निकालना। हाँ, और ये रिपोर्ट ना भविष्य की इसी अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कई दिलचस्प परतें खोलती है। हम देखेंगे कि कंपनियों के लिए लंबे समय तक टिके रहना क्यों मुश्किल हो रहा है, खासकर इस नई तकनीक के दौर में। फिर समझेंगे कि हम और आप जैसे लोग अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं उसमें। क्रेडिट बाजार की सेहत कैसी है, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और आखिर में एयर कंडीशनर और पेंट्स जैसे दो खास उद्योगों पर भी नजर डालेंगे। तो चले इस जानकारी की गहराई में। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कंपनियों के लंबे समय तक टिके रहने की चुनौती से। रिपोर्ट इसे कॉर्पोरेट लॉन्जेविटी कहती है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि हम अभूतपूर्व बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं ना, जिसे डिसरप्शन कहते हैं। हाँ, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है। पर रिपोर्ट कहती है कि ये बदलाव कोई नई बात नहीं है, ये बग नहीं, ये तो सिस्टम का हिस्सा है, हमेशा से होता आया है। मतलब हर दौर में नई तकनीक आती हैं, नए बिजनेस मॉडल आते हैं, और वो कुछ को फायदा पहुंचाते हैं, कुछ को पीछे छोड़ देते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। बिल्कुल, और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। एक बहुत मशहूर शोध है बेसिम बाइंडर का। वो बताता है कि अमेरिका में लिस्टेड 4% से भी कम स्टॉक, आप सोचिए सिर्फ 4% से कम, अपने पूरे जीवन काल में साधारण ट्रेजरी बिल से बेहतर रिटर्न दे पाते हैं। सिर्फ 4%? ये तो मतलब बहुत ही कम है। ये दिखाता है कि लगातार जीतने वाली कंपनी ढूंढना कितना मुश्किल काम है शेयर बाजार में। मुश्किल। यूके का उदाहरण लें। 1948 में जो कंपनियां लिस्ट हुई थीं, उनमें से सिर्फ 1% से कुछ ज्यादा ही 70 साल बाद भी मौजूद थीं। सिर्फ 1%? हाँ, तो बाकी का क्या हुआ? ज्यादातर या तो किसी और कंपनी में मिल गई, मतलब M&A हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशन, या फिर स्टॉक एक्सचेंज से हट गई, डीलिस्ट हो गई। हाँ, 2000 और 2010 के दशक में ये सर्वाइवल रेट थोड़ा सुधरा, लेकिन फिर भी आज भी किसी कंपनी के 7 साल तक टिके रहने की संभावना लगभग 50-50 ही है। और अब इस पूरी कहानी में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक नया मोड़ ला रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक ये मौजूदा कंपनियों के लिए ट्रैफिक, वॉल्यूम और जो प्रति यूनिट कीमत है उसे कम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वैल्यू कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रही है। इसके कुछ उदाहरण भी दिख रहे हैं क्या? हाँ, दिखने लगे हैं। जैसे गूगल ट्रांसलेट है, उसमें AI का इस्तेमाल कितना बढ़ गया है। चेग नाम की एक कंपनी है जो स्टूडेंट्स को होमवर्क वगैरह में मदद करती थी। उन्होंने खुद माना कि चैट GPT जैसे AI आने के बाद मार्च 2023 से उनके नए ग्राहक जुड़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छा, लेकिन क्या AI सिर्फ खतरा ही है? अडोबी जैसी कंपनियां तो इस पर काफी पैसा लगा रही हैं। अपने क्रिएटिव सॉफ्टवेयर में, मार्केटिंग टूल्स में AI का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, वो तो है। कुछ कंपनियां इसे मौके की तरह देख रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन टेली परफॉर्मेंस जैसी कंपनियां हैं जो कॉल सेंटर चलाती हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या AI इंसानों की जगह ले लेगा? ये उनके 2023 के AGM में भी सवाल उठा था। ये तो अस्तित्व का ही सवाल हो गया उनके लिए। बिल्कुल, और रिपोर्ट में जनवरी 2025 का डेटा भी है जो दिखाता है कि मार्केटिंग में AI का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। करीब आधे मार्केटर्स रोजाना टेक्स्ट, इमेज, वीडियो बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर निवेश के नजरिए से इसका क्या मतलब हुआ? अगर वॉरेन बफेट जैसे निवेशक उन कंपनियों को ढूंढते हैं जिनका भविष्य 10-15 साल तक पता हो, और वैसी कंपनियां कम हो रही हैं, तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? अपने पोर्टफोलियो में जल्दी जल्दी बदलाव करने चाहिए या कम? ये बड़ा सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। पोर्टफोलियो ज्यादा बदलना है या कम, ये हमेशा एक बहस का विषय रहता है। रिपोर्ट एक और बात कहती है कि जो 40 साल के DCF मॉडल होते हैं ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, हाँ, भविष्य की कमाई का आज का मूल्य निकालने का तरीका, हाँ, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। खासकर जब भविष्य इतना अनिश्चित हो। शायद सफलता भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने में उतनी नहीं है जितनी खुद को ऐसी स्थितियों में रखने में है जहां अच्छी किस्मत मिल सके
और उन स्थितियों से बचने में है जहां बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात समझ में आती है, मतलब फोकस शायद रिस्क मैनेजमेंट और अवसर पहचानने पे ज्यादा होना चाहिए, अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी सोच के साथ अब लोगों के खर्च करने के तरीकों पर आते हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की टैक्स कटौती, फिर जीएसटी दरों में हालिया कमी और जो कर्ज आसानी से मिल रहा है, ये चीजें खपत को बढ़ा सकती हैं। हाँ, ये फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर शायद कम ध्यान गया है। ये जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों की सट्टेबाजी पर सख्ती हुई है, हाँ। और रियल मनी गेमिंग एप्स पर जो प्रतिबंध लगे हैं, उससे पैसा लोगों के ऐप वॉलेट से निकलकर शायद उनके बैंक खातों में वापस आ रहा है। अच्छा, तो ये कोई नई कमाई तो नहीं हुई, पर पैसा अगर बैंक खाते में दिखेगा तो हो सकता है लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करें और शायद खर्च करने में थोड़ा खुलकर खर्च करें। संभव है, एक साइकोलॉजिकल असर हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि जरूरी नहीं कि लोग ये पैसा रोजमर्रा की चीजों या शौकिया चीजों पर ही खर्च करें। कई परिवार हैं जिन पर कर्ज का बोझ है, तो हो सकता है वो पहले अपना कर्ज चुकाना चाहें। ये भी बात है। और खर्च का झुकाव अब ऐसा लग रहा है कि सामान से ज्यादा सेवाएं की तरफ हो रहा है। सर्विसेज पे, सेवाओं की तरफ, जैसे कि क्या मतलब है इसका? जैसे यात्रा, घूमना फिरना, बाहर खाना, हेल्थ केयर, शिक्षा, इन चीजों पर। रिपोर्ट में इंडियन होटल्स IHCL का उदाहरण है। वो बता रहे हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन, मतलब धार्मिक यात्राएं, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। अच्छा, जैसे चारधाम यात्रा? हाँ, चारधाम, महाकुंभ जाने वालों की संख्या बढ़ी है। बनारस, तिरुपति, पुरी जैसी जगहों पर उनके होटल बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग अब सामान इकट्ठा करने से ज्यादा अनुभवों पर पैसा खर्च करना चाहते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की बात भी रिपोर्ट में है शायद। वो भी यही कह रहे हैं कि बढ़ता मध्यम वर्ग और नई पीढ़ी वो एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर रही है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव है, और सरकारी आंकड़े MOSPI का डेटा वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। 1999-2000 से 2023-24 के बीच लोगों के महीने भर के खर्च में खाने पीने की जो बुनियादी चीजें हैं, अनाज, दाल, चीनी, तेल और ईंधन, इनका हिस्सा कम हुआ है। अच्छा, तो किन चीजों का हिस्सा बढ़ा है? बड़ा है पेय पदार्थों का, प्रोसेस्ड फूड का, ड्यूरेबल गुड्स यानी फ्रिज, टीवी वगैरह का, परिवहन का, और दूसरी उपभोक्ता सेवाओं का। ये पैटर्न साफ दिख रहा है। इस खपत के पैटर्न में कुछ और रुझान भी दिख रहे हैं क्या रिपोर्ट में? हाँ, कुछ और बातें भी हैं। जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस का कहना है कि मेडिकल महंगाई, मतलब इलाज का खर्चा, वो 14-15% के आसपास बढ़ रहा है, जो काफी ज्यादा है। और वो ये भी कहते हैं कि अस्पतालों पर रेगुलेशन की कमी है, वो ठीक से रेगुलेटेड नहीं है। 14-15%? ये तो बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य वाकई एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल। इसके अलावा लोगों के ट्रेडिंग करने के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। एंजल वन के मुताबिक रेगुलेटरी बदलावों के बाद ट्रेडिंग के लिए लोगों का वॉलेट शेयर कम हुआ है। मतलब लोग अपनी बचत का कम हिस्सा अब ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। और किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग? युवा पीढ़ी जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। हालांकि धीरे धीरे निवेश की तरफ भी बढ़ रहे हैं। BSE का कहना है कि डेरिवेटिव के नियम अभी बन ही रहे हैं और आम निवेशकों को इन्हें समझाने की जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग पर भी सरकार की चिंता रिपोर्ट में साफ दिखती है। अश्विनी वैष्णव जी के बयान का हवाला है। वो इसके सामाजिक दुष्प्रभावों की बात कर रहे हैं, लत की, यहाँ तक कि आत्महत्या से जुड़े मामलों की भी। हाँ, WHO ने भी इसे गेमिंग डिसऑर्डर माना है। सरकार इसे एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बनने से रोकना चाहती है। ये गंभीर चिंताएं हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान मांग की बात करें, ओवरऑल डिमांड की, तो तस्वीर कैसी है? क्या सब कुछ बढ़िया है? नहीं, तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। जैसे नाइका कह रही है कि शहरी मांग में कुछ सुस्ती है, हुंडई बता रही है कि गाड़ियों की मांग धीमी है। जून में तो 30 महीनों का सबसे कम वॉल्यूम देखा गया, दिसंबर को छोड़ दें तो। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ेगी। और मारुति सुजुकी, वो तो छोटी गाड़ियों के बादशाह हैं। उनका कहना है कि पहली बार कार खरीदने वाले कम हो गए हैं और इसकी मुख्य वजह है अफोर्डेबिलिटी, मतलब लोगों के लिए कार खरीदना महंगा हो गया है। तो एक तरफ सेवाओं पर खर्च बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जरूरी चीजों की मांग पर दबाव भी है। थोड़ा विरोधाभासी है ये। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में अक्सर ऐसे मिले जुले सिग्नल मिलते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा है हमारा अगला मुद्दा, क्रेडिट बाजार का स्वास्थ्य। कर्ज की लागत और उपलब्धता का सीधा असर पड़ता है खपत और निवेश पर। सही बात है। रिपोर्ट बताती है कि पिछली तिमाही में बैंकों और NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनमें रिटेल कर्ज के NPA बनने की दर, जिसे स्लिपेज कहते हैं, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई।
और कर्ज देने की रफ्तार भी धीमी हुई। एनपीए मतलब वो लोन जिसकी किश्तें नहीं आ रही। तो आम लोगों को जो लोन दिए गए उनमें थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं। और एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लोन का क्या हाल है? हाँ, रिटेल स्लिपेज बढ़े हैं और एमएसएमई सेगमेंट में भी तनाव बढ़ा है, खासकर छोटे टिकट वाले लोन में। हालांकि अच्छी बात यह है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में तनाव कम हो रहा है। और जो अर्ली बकेट डिफॉल्ट है, मतलब जो अभी अभी डिफॉल्ट हुए हैं 1 से 90 दिन वाले, वो या तो स्थिर हैं या सुधर रहे हैं। और सरकारी बैंकों की स्थिति कैसी है? उनकी परिसंपत्ति गुणवत्ता, मतलब एसेट क्वालिटी, वो मजबूत बनी हुई है। तो आगे क्या उम्मीद करें? क्या ये स्लिपेज, ये जो एनपीए बनने की दर है, ये कम होगी या इसी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी? देखिए, ये कहने के लिए अभी और डेटा का इंतजार करना होगा। ये देखना होगा कि स्लिपेज सच में कम हो रहे हैं या एक ऊंचे लेवल पे स्थिर हो रहे हैं। हाँ, जीएसटी दरों में कटौती से ऑटो लोन ज्यादा बढ़ सकते हैं, और अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाता है तो एनबीएफसीज के निम को फायदा होगा। निम यानी? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। हाँ, उनके कमाने और खर्च करने वाले ब्याज का अंतर। लेकिन बैंकों के मार्जिन सुधरने में शायद थोड़ी देर लग सकती है रेट कट के बाद। अलग-अलग फाइनेंशियल संस्थानों की क्या राय है इस पे? रिपोर्ट में कुछ बताया क्या है? हाँ, कई संस्थानों के विचार हैं। जैसे बजाज फाइनेंस, वो उपभोक्ता कर्ज को लेकर थोड़ा सतर्क है। वो उन ग्राहकों को कम लोन दे रहे हैं जिनके पास पहले से कई लोन हैं। उनका फोकस उस पे है। अच्छा, और पूनावाला फिनकॉर्प? उनका कहना है कि वो एमएसएमई लोन में जोखिम सावधानी से आंक रहे हैं और उन्हें इंडस्ट्री में कोई बड़ा खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा। आईसीआईसीआई बैंक अपने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो की ग्रोथ और क्वालिटी से सहज है। और कोटक बैंक और देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई? कोटक बैंक को लगता है कि एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में क्रेडिट कॉस्ट शायद पीक कर गया है और अब कम होना शुरू होगा। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में भी लागत स्थिर हो रही है या कम होने की उम्मीद है। और एसबीआई, वो अपनी एसएमई बुक को लेकर चिंतित नहीं है। उनका कहना है कि उनकी अंडरराइटिंग सुधरी है और पहली तिमाही में स्लिपेज में अच्छी रिकवरी भी हुई है। तो कुल मिलाकर क्रेडिट बाजार में तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। कुछ चिंताएं हैं, लेकिन कोई बड़ी घबराहट वाली बात नहीं लगती। हाँ, अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे खास उद्योग विश्लेषण पर। पहले बात करते हैं एयर कंडीशनर यानी एसीज की। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत में एसी की पैठ बहुत कम है, इसलिए इस सेक्टर में ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। हाँ, ये बुनियादी तर्क तो अपनी जगह सही है। लो पेनिट्रेशन है, लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन रिपोर्ट एक दिलचस्प बात कहती है, समर इज नॉट स्ट्रैटेजी। मतलब सिर्फ गर्मी के भरोसे आप रणनीति नहीं बना सकते। अच्छा, क्यों? चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां कई हैं। पहली बात, एसी बनाना अब उतना मुश्किल या जटिल उत्पाद नहीं रहा। एंट्री बैरियर कम हो गए हैं, नई कंपनियां आसानी से बाजार में आ रही हैं। इसमें बड़े रिटेलर्स जैसे क्रोमा, अमेज़न, इनके अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड भी शामिल हैं। हाँ, आजकल तो हर बड़े स्टोर का अपना एसी ब्रांड दिखता है। बिल्कुल, इससे मुकाबला बहुत बढ़ गया है और मार्जिन पर दबाव रहता है। मार्जिन अस्थिर हैं। मार्च से जून में ही होती है। वही सबसे बड़ा फैक्टर है। बिक्री कुछ ही महीनों में होती है, लेकिन कंपनियों को माल तो पहले से बनाकर रखना पड़ता है। अब अगर गर्मी कम पड़े या मानसून जल्दी आ जाए तो सारा स्टॉक धरा रह जाता है, इन्वेंट्री बढ़ जाती है। रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ, वोल्टास और हैवेल्स जैसी बड़ी कंपनियां भी मानती हैं कि मौसम का असर पड़ता है। ये बाजार की हकीकत है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एसी बाजार में सामान्य से कहीं ज्यादा इन्वेंट्री जमा है, करीब 2.5 से 3 मिलियन यूनिट, जबकि सामान्य तौर पर यह 1.5 मिलियन के आसपास होती है। अरे बाप रे, लगभग 2 गुनी इन्वेंट्री। हाँ, और एम्बर एंटरप्राइजेज जो एसीज बनाती हैं कई ब्रांड्स के लिए, उनका कहना है कि पिछले 25 सालों में 7 साल मौसम खराब रहा और 2 साल कोविड से प्रभावित रहे। मतलब 25 में से 9 साल। 25 में से 9 साल, यानी लगभग हर 3 साल में 1 साल गड़बड़। ये तो बहुत ज्यादा है। तो कंपनियां से निपटती कैसे हैं फिर? मुश्किल होता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है कि इस साल जून अगस्त के 50-70% ऑर्डर रद्द हो गए और अगले सीजन की प्लानिंग अब सितंबर अक्टूबर के बाद ही तय होगी। तो निवेशकों के लिए क्या सबक है इसमें? सीखने वाली बात यह है कि बाजार अक्सर मौसम के छोटे-मोटे उतार चढ़ाव पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है। शेयर की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जबकि कंपनी की असल एंटरप्राइज वैल्यू शायद उतनी नहीं बदलती। तो सिर्फ मौसम देखकर मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। और एक और बात, वो बी स्टार रेटिंग के नियम भी बदलते रहते हैं ना, वो भी एक चुनौती है। हाँ, वो एक और जटिलता है। बिजली खपत के मानक बदलते हैं तो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट लगातार अपडेट करने पड़ते हैं। यानी एसी सेक्टर में ग्रोथ की संभावना तो है, लेकिन राह कांटों भरी है। मौसम, मुकाबला, नियम, कई चीजें हैं। बिल्कुल।
अब बात करते हैं पेंट्स उद्योग की। यहाँ आजकल माहौल काफी गर्म है। नए आक्रामक खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं और पुराने स्थापित दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। हाँ, पेंट सेक्टर पारंपरिक रूप से काफी मजबूत माना जाता था। मतलब स्टेपल्स के मुकाबले इसमें ग्रोथ ज्यादा थी और कंपनियों की खाई, जिसे मोट कहते हैं, वो भी मजबूत थी। ये खाई किस वजह से थी? कई वजह थी। डीलरों के यहाँ लगी टिंटिंग मशीनें जिनसे मनचाहा रंग बनता है, वो अक्सर एक ही कंपनी की होती थी। डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ कंपनियों के पुराने और गहरे रिश्ते होते थे और पेंटरों को भी कंपनियां इंसेंटिव देती थीं। इन सब से नए खिलाड़ियों के लिए घुसना मुश्किल था। लेकिन अब क्या बदल गया है? अब क्यों इतना मुकाबला बढ़ गया है? देखिए, 2015 के बाद से ग्रोथ थोड़ी धीमी या अस्थिर हुई है। फिर कोविड के दौरान घरों की मरम्मत ज्यादा हुई तो मांग का आधार ऊंचा हो गया था। और अब सबसे बड़ी बात, बिरला ओपस जैसा एक बहुत बड़ा नया खिलाड़ी आदित्य बिरला ग्रुप का, वो बहुत आक्रामक तरीके से बाजार में आया है। आक्रामक मतलब क्या कर रहे हैं वो? वो भारी निवेश कर रहे हैं, डीलरों को बहुत ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं और ग्राहकों को 1 साल की रीपेंटिंग वारंटी जैसी अनोखी पेशकश भी दे रहे हैं। मतलब अगर 1 साल में पेंट खराब हुआ तो दोबारा फ्री में पेंट करेंगे। अच्छा, ये तो काफी अग्रेसिव है। तो अब निवेशकों के मन में ये सवाल है कि क्या पेंट उद्योग अब कम मुनाफे या धीमी ग्रोथ वाले दौर में चला जाएगा? क्या ये भी स्टेपल्स या दूसरी सामान्य कैटेगरी जैसा बन जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है इस सेक्टर के लिए। पुरानी कंपनियां क्या कह रही हैं? बर्जर पेंट्स का कहना है कि हाँ, नए खिलाड़ी से मुकाबला है, लेकिन जो डीलर छोड़कर गए थे उनमें से कुछ वापस आ रहे हैं, खासकर पश्चिम और पूर्व भारत में। दक्षिण में थोड़ी चुनौती ज्यादा है। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली तिमाही में बिक्री बढ़ेगी तो थोड़ी ग्रोथ दिखेगी। लेकिन उन्होंने ग्रोथ रेट के बारे में भी कुछ कहा है शायद। हाँ, उन्होंने माना कि पहले पेंट इंडस्ट्री जीडीपी से 1.5 गुना तेजी से बढ़ती थी, जो अब घटकर सिर्फ 0.3 से 0.6 गुना रह गई है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। वाकई। दूसरी कंपनियों का क्या कहना है, जैसे कंसाई एरोलैक या इंडिगो पेंट्स? कंसाई एरोलैक का मानना है कि नया खिलाड़ी भले ही अभी बहुत कुछ मुफ्त या बेहतर दे रहा हो, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना मुश्किल होगा। जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे तो उन्हें स्थिर होना पड़ेगा। इंडिगो पेंट्स का कहना है कि किसी और बड़ी कंपनी ने नए खिलाड़ी की भारी छूट वाली नीति को फॉलो नहीं किया है और उनके मार्जिन्स कमोबेश स्थिर रहे हैं। लेकिन नया खिलाड़ी आदित्य बिरला, वो क्या कह रहा है? क्या उनकी डीलर छोड़कर जा रहे हैं जैसा बर्जर कह रहा था? नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप का कहना है कि डीलर छोड़ने की खबरें सही नहीं हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर डीलर मल्टी ब्रांड होते हैं और वो उनके साथ बने हुए हैं और वो अभी भी बड़े पैक्स पर 10% की छूट दे रहे हैं। तो मतलब मुकाबला भी थमा नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है इस सेक्टर में। हाँ, बिल्कुल। ये सेक्टर अभी काफी समय तक फोकस में रहेगा। बिल्कुल। तो आज हमने डीएसपी ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के कई अहम पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे तकनीक और बदलते समय के साथ कंपनियों के लिए टिके रहना एक लगातार चुनौती है, खासकर एआई के आने से। हाँ, और हमने ये भी जाना कि उपभोक्ता अब सामान से ज्यादा सेवाओं और अनुभवों पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ रहा है। फिर हमने क्रेडिट बाजार की सेहत पर नजर डाली। कुछ चिंताएं जरूर हैं, लेकिन स्थिति अभी काबू में लगती है। और आखिर में एसी और पेंट जैसे उद्योगों का विश्लेषण किया, जहां मौसम और बढ़ते मुकाबले जैसे बाहरी कारक खेल को पूरी तरह बदल रहे हैं। ये सारी बातें हमें फिर से जेसन ज़्विग की उस बात की याद दिलाती हैं कि भविष्य वाकई अप्रत्याशित है। हाँ, और रिपोर्ट में एक बहुत दिलचस्प किस्सा भी है। 1876 में जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, हाँ, तो कुछ विशेषज्ञों ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया था कि ब्रिटेन में संदेश भेजने के लिए संदेशवाहक यानी मैसेंजर्स काफी हैं। टेलीफोन की क्या जरूरत है? वेस्टर्न यूनियन जैसी बड़ी कंपनी ने तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का पेटेंट खरीदने तक से मना कर दिया था। सोचने वाली बात है। कौन जानता है आज हम किन बड़े बदलावों को इसी तरह नजरअंदाज कर रहे होंगे या कम आंक रहे होंगे। बिल्कुल, शायद आज की चर्चा से सबसे बड़ा सबक यही है कि दुनिया लगातार बदल रही है और सफल वही होगा जो लगातार सीखता रहेगा, नई जानकारी हासिल करेगा और सबसे जरूरी, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी हासिल करना और उसे सही संदर्भ में समझना, यही आगे बढ़ने की कुंजी है। अनिश्चितता से डरने की बजाय उसे समझने और उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।